हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। तो आज आपकी CDP की नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले हम इंटेलिजेंस का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं और प्रतीक शिवालिक सर की KVS PRT की जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैंने सोल्व कराई थी आपको, है ना। वो भी आपका CDP समझिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। तो 20 क्वेश्चन के थ्रू आपको 40 क्वेश्चन जितनी नॉलेज मिल जाती है वहां पर भी, तो उन क्वेश्चन को भी जरूर देखें, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने समझाया है उसमें। और अगर मैं CDP की क्लासेस की बात करूं तो वीक में जो है आपको ये जो थियोरेटिकल पार्ट है ये एक वीडियो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। अभी इंटेलिजेंस चल रहा है हमारा, और इससे अगला जो टॉपिक लूंगी वो मैं पेडागोजी का ही लूंगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पेडागोजी आप नहीं करा रहे हो, पेडागोजी कराओ। तो ये अभी थियोरेटिकल पार्ट लिया है, अगला जो टॉपिक लूंगी, अब इंटेलिजेंस कंप्लीट होने दो क्योंकि स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद एक पेडागोजी का कोई भी टॉपिक उठा लूंगी। इवैल्यूएशन हो सकता है, असेसमेंट हो सकता है, या फिर आपका जेंडर इन स्कूलिंग हो सकता है, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन हो सकता है। मतलब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग हो सकता है। तो कोशिश करूंगी एक जो है आपका वो चीजें उठा लूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये इंटेलिजेंस ही कवर करेंगे। दूसरी चीज मुझे बोलनी है टेलीग्राम चैनल के बारे में। भाई कुछ लोग मुझे बहुत मेल भी करते हैं और मुझे ये भी बोलते हैं, कमेंट में बोलते हैं कि मैम हमें टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है आपका। तो देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर वो ओपन नहीं हो रहा आपके फोन में तो मुझे नहीं पता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उससे जुड़ चुके हैं। मतलब 0 से शुरुआत की थी मैंने भी 2 महीने पहले उसकी भी, ठीक है। अभी उसमें 200+ बच्चे जुड़ चुके हैं, तो वो भी जुड़े हैं ना, तो मतलब दिक्कत तो उसमें नहीं है। कुछ ना कुछ फॉल्ट हो सकता है आपके फोन में हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। और अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप FB ग्रुप जो है उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है नीचे, उसको ज्वाइन कर लो और उसमें मुझे पर्सनल मैसेज करो, ठीक है। फिर मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। ओके, तो ये चीजें कुछ बोलनी थी मुझे। और चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की इंटेलिजेंस की क्लास 2। तो देखिए इंटेलिजेंस में जो है मैंने आपको बेसिकली इंटेलिजेंस का कंसेप्ट क्या था, कैसे आया, किसने IQ फॉर्मूला दिया, ये सब मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो आज हम बेसिकली इसकी थ्योरीज देखेंगे, ठीक है। मतलब थ्योरीज इसकी 8 या 9 थ्योरीज हैं टोटल, जिनमें से 3 को हम आज कवर कर लेंगे और 3 जो है अगले वीडियो में कवर होंगी। फिर गार्डनर की थ्योरी जो है उसके लिए एक पूरी वीडियो चाहिए, तो गार्डनर की थ्योरी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसको हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी थ्योरीज पूरी हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी थ्योरीज हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है ये इंटेलिजेंस वगैरह जो भी है तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो हम कवर करनी है। और ये मैं DSSB वालों के लिए भी लेकर चल रही हूँ मामला, ठीक है। सिर्फ KVS वालों के लिए मेरा फोकस नहीं होता है कि मैं सिर्फ KVS पे ध्यान दूं। मेरी कोशिश है कि जो बच्चा KVS भी तैयारी कर रहा है, जो DSSB की भी तैयारी कर रहा है, तो दोनों की मिलाकर तैयारी हो, इसलिए इंटेलिजेंस वगैरह भी डीप में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपको DSSB वाले ध्यान से सुन लो, आप लोगों को ये पढ़नी बहुत जरूरी है इंटेलिजेंस, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपका 100 मार्क्स का पेडागोजी का मतलब आप ये समझ लीजिए सब्जेक्ट कंसर्न आता है, क्योंकि KVS में 20 नंबर का है, लेकिन KVS वालों को भी पढ़ना तो जरूरी है ना। आधे बच्चे KVS के ऐसे होते हैं जो DSSB की भी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आप तो पेडागोजी को लेकर तो आप लोग ये रहिए कि CD आपको पूरी कंप्लीट करनी ही करनी है, ओके। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज की। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी इंटेलिजेंस की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। होती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे आज तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ये जो है आपकी 8 थ्योरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ओके। इसमें कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आपको नहीं होना चाहिए। तो इनमें से जो ये यूनिफैक्टर थ्योरी है, ये स्पीयरमैन की थ्योरी है, और कैटल एंड होर्न की, इन 3 को आज हम कवर कर लेंगे, ओके। 3 थ्योरीज को आज हम कवर कर लेंगे। फिर ये जो आपकी बची थर्स्टन की थ्योरी समझ लीजिए, जेनसन की हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया, और गिलफोर्ड की थ्योरी होगी, स्टर्नबर्ग की थ्योरी, ये 4 हम एक वीडियो में कवर करेंगे। और जो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस है इसको हम एक वीडियो अलग से देंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इससे बहुत सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये काफी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो इसको मैं एक वीडियो में कवर कराऊंगी, ठीक है। तो मतलब फिर आपकी कुछ वीडियोस आती रहेंगी, नेक्स्ट वीक मिल जाएगी आपको इसकी क्लास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी थ्योरी आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 फैक्टर थ्योरी की, ठीक है। मैंने आपको बिने और साइमन के बारे में बताया था, तो ये जो यूनिफैक्टर थ्योरी कह सकते हैं, इसको एक कारक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ये प्रपोज किया था बिने ने, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस को मापने की बात की थी, है ना, कि इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसका दिमाग किस तरह से काम करता है और कितना बच्चे का लेवल है। बिने पहले थे, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। तो 1 फैक्टर थ्योरी दी थी। एक फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या हुआ, मतलब एक कारक है या एक कारण है किसी भी चीज का। किस चीज का? इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस इज 1 सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज, मतलब बुद्धि जो है योग्यताओं का एक समुच्चय है, उसके अंदर एक ही तरह की एबिलिटीज होती हैं। मतलब एक ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी है, तो पूरा एक सेट है जो हमारी इंटेलिजेंस को फॉर्म करता है।
ठीक है, ये बिने का सिद्धांत था। बेसिकली इस पर क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन करानी जरूरी है क्योंकि पहले तो यही थे ना जिन्होंने थ्योरी दी थी। इट कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल एनवायरमेंट। तो इनका कहने का मतलब है कि ये एक ही इंटेलिजेंस का एक पूरा सेट होता है और प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्पेसिफिक एरिया से हो यानी कि किसी विशिष्ट से हो, सपोज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो समाज शास्त्र से हो, ठीक है, या फिर आपके डे टू डे लाइफ से हो। तो मतलब जितने भी तरह की ये प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी, उनको आप एक ही तरह की एबिलिटीज के थ्रू सॉल्व करेंगे, ये कहना था बिने का। ठीक है, मतलब इसमें वो अलग तरीके से डिवीजन नहीं करते हैं इंटेलिजेंस का। उनका मानना है कि इंटेलिजेंस का जो है वो एक ही टाइप होता है। ठीक है, उसको जनरल इंटेलिजेंस आप बोल सकते हो, क्योंकि भाई जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उनको आप एक ही तरीके की एबिलिटीज के साथ सोल्व करोगे। तो ये पूरा एक कारक सिद्धांत था बिने का। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने को। ठीक है, बस इतना जान लो कि यूनिफैक्टर थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी पर चलेंगे। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी चार्ल्स स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, जस्ट आफ्टर द वन फैक्टर थ्योरी इट केम। तो टू फैक्टर थ्योरी यानी कि द्विकारक सिद्धांत हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसमें उन्होंने दो फैक्टर्स की बात की है। ठीक है, टू फैक्टर्स की बात करी है, यानी कि दो कारकों की बात करी है जो इंटेलिजेंस को लेकर है। ठीक है, अब वो कौन से हम देखते हैं। इन 1927 ही गेव टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 1927 में जो है उन्होंने दो फैक्टर की थ्योरी दी, मतलब द्विकारक सिद्धांत दिया अपना इंटेलिजेंस का। कौन कौन से थे ये दो फैक्टर, एक तो था जनरल फैक्टर और एक था स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, जिसको हम एस फैक्टर और इसको हम जी फैक्टर भी बोल सकते हैं। DSSS में इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, मतलब मैंने ये नोट किया है, 2-3 एग्जाम तो मैं भी दे चुकी हूँ। मतलब एक कैंसिल हो गया था हमारा MCD का, उसके बाद वो दोबारा दिया, फिर DOE का भी दिया है ना। तो मतलब उनमें क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो इसलिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी बस आपको समझ जरूरी है ना, क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। ठीक है, अगर आपने थ्योरी का कंसेप्ट समझ लिया ना तो बिल्कुल आसान है। देखिए, जनरल फैक्टर थ्योरी, इसको हम जी फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हम एस फैक्टर बोलते हैं, नाम से ही है। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट कारण और जनरल का मतलब यहाँ पर है सामान्य कारण। ठीक है, सामान्य क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए, एनिमल इज अ जनरल थिंग, आप सभी को पता है एनिमल्स होता है। लेकिन एनिमल्स में अगर मैं डॉग की बात करूं, कैट की बात करूं, तो ये स्पेसिफिक हो गए, है ना। ये कैट स्पेसिफिक है, डॉग स्पेसिफिक है। अगर एक और कैटेगरी देख लो आप, ठीक है, सपोज माई पेट डॉग, ठीक है, मेरे पेट डॉग का नाम सपोज ब्रूनो है मेरे पेट डॉग का, तो वो और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, वो और भी विशिष्ट हो गया। तो ये इंटेलिजेंस क्या कहती है कि जो इंटेलिजेंस है हमारी वो दो तरीके की होती है। ठीक है, स्पीयरमैन कहते हैं कि एक तो होती है हमारी जनरल फैक्टर जो सामान्य कारकों पर निर्भर होती है, और दूसरी होती है विशिष्ट कारकों पर निर्भर। ठीक है, स्पेसिफिक होती है, मतलब वो विशिष्ट होती है, हर किसी के में अपना अलग होता है उसका टाइप। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए, जी फैक्टर क्या है, मेंटल ऑपरेशंस विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू और परफॉर्मेंसेस। ठीक है, जो हमें मेंटल ऑपरेशंस चाहिए, मतलब जो हमारे दिमाग के ऑपरेशंस होंगे, विच आर प्राइमरी, जो प्राथमिक है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार देख लो, तो प्राथमिक है और कॉमन है, वो सभी में कॉमन है, वो ऑल परफॉर्मेंसेस को लेकर, तो उनको हम जी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज कह सकते हैं, वो कॉमन है। भाई कोई भी काम है, आप सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे हो दुकान पर जाकर, थोड़ा मोल भाव कर रहे हो, इस तरह की चीजें बहुत ही कॉमन है जो हर किसी में मिलती है, हर कोई इससे डील कर सकता है। मतलब ये सामान्य फैक्टर है जो आपको हर तीसरे इंसान में देखने को मिलेगा, ये उनकी बात करते हैं। लेकिन अगर हम एस फैक्टर की बात करें, यानी कि स्पेसिफिक एबिलिटी की बात करें, तो एक पर्टिकुलर डोमेन में, सपोज जैसे कि आजकल एक टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको पता है 9 to 12 के करिकुलम में ऐड करने की बात हो रही है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये क्या आपको पता है ये क्या होता है, आपको पता है किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। हम जैसे इंसानों को नहीं पता है, क्योंकि ये कॉमन चीज नहीं है, ये थोड़ी स्पेसिफिक चीज है। ठीक है, ये इसके जो इसमें जिन्होंने स्टडी की है, जिनका एप्टीट्यूड है इसमें, वही लोग इसको कर सकते हैं, है ना। जो हम साइंटिस्ट कहते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, उनमें एक स्पेशल पर्टिकुलर डोमेन की उनको समझ होती है, स्पेसिफिक एबिलिटी होती है उनके अंदर, तो वो हो गया। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो पॉलिटिक्स के जानने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक डोमेन हो जाता है कि ठीक है भाई, आप राजनीतिक विज्ञान के बहुत विज्ञाता हैं, लेकिन आप नॉर्मल इंसान से पूछोगे, उनको क्या पता कि पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह की सरकारें होती हैं, क्या होती है। तो पर्टिकुलर डोमेन का जो आपका टैलेंट होता है वो आपका एस फैक्टर में आता है, यानी कि आपका स्पेसिफिक फैक्टर में आता है। ठीक है, यही होता है इसका मेन मतलब। जैसे आप कह सकते हैं ना, सिंपल भाषा में कहूं तो आप जनरल चीजें तो आपके लिए क्या हो गई, मैं कहूंगी इंग्लिश और हिंदी,
हिंदी सब्जेक्ट जो होते हैं सब पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आर्ट स्ट्रीम या फिर मैं कहूँ साइंस स्ट्रीम, ठीक है, ये सब का अपना एक पर्टिकुलर डोमेन हो गया है ना। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री से डील करेंगे, वो हर कोई उनसे डील नहीं करेगा। या आर्ट्स वाले बच्चों में ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को ज्योग्राफी वाले की समझ होगी? नहीं, वो अपना एक एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक फैक्टर की बात हो रही है जब किसी इंसान में पर्टिकुलर एबिलिटी होती है किसी चीज के प्रति। अब ये भी नहीं है कि ये लोग सब पढ़ रहे हैं तो कॉमन हो गया, नहीं, कुछ लोगों का स्पेसिफिक टैलेंट होता है जो आगे जाके यूज होता है। जो साइंस पढ़ने वाले हैं, हर कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। दैट मीन्स कि साइंटिस्ट में जिस तरह की एबिलिटीज आपको चाहिए वो स्पेसिफिक है, ठीक है, वो कुछ किसी लोगों में पाई जाती है, किन्हीं लोगों में पाई जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द एस फैक्टर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। तो जी मतलब सामान्य और एस मतलब फैक्टर, एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, तो ये इसका मतलब है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया है एसओ वाला फैक्टर। अब हम लास्ट अपनी आज की थ्योरी पे चलेंगे जो है कैटल एंड हॉर्न्स की इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है। देखिए जैसे कि पिछले वाली थ्योरी में आपने देखा स्पीयरमैन ने अपनी 2 टाइप की इंटेलिजेंस दी थी, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था क्या बोलते हैं उनका, जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। और सॉरी मैं आपको इसमें थर्स्टन की थ्योरी भी कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। थर्स्टन की थ्योरी में बताना भूल गई थी, तो इसके बाद थर्स्टन की भी कंप्लीट करा दूंगी इसी वीडियो में। तो कैटल एंड हॉर्न्स की थ्योरी क्या कहती है इंटेलिजेंस की? 2 तरह की इंटेलिजेंस है, ये भी 2 तरह की इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन से इंटेलिजेंस की बात करते हैं? एक तो बात करते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस की और एक बात करते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की, ठीक है। ये होती है तरल बुद्धि कह सकते हैं इसको, और इसको कह सकते हैं ठोस बुद्धि। तो ये कैटल एंड हॉर्न की थ्योरी है। पहली चीज तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कैटल एंड हॉर्न ने कौन कौन सी टाइप बताई है, स्पीयरमैन ने कौन सी टाइप बताई है, बेने ने किस तरह की टाइप बताई है। इस तरह की कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो इन चीजों का आप नोट्स बना लो साथ साथ और अच्छे से पढ़ना इसको। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस की। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस चीज को देख लो, डिपेंड्स ऑन ब्रेन, ठीक है। आपकी ब्रेन की जो चीजें होती हैं वो बेसिकली आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना। आपका ब्रेन किस तरह से वर्क कर रहा है, आपका दिमाग किस तरह से वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर फ्लूइड इंटेलिजेंस। अब देखिए हर किसी का जो ब्रेन है वो अलग अलग तरीके से काम करता है ना। मतलब किसी का बहुत एक्टिव होता है, किसी का थोड़ा सा, मतलब किसी को चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, किसी को थोड़ा स्लोली समझ में आती हैं, है ना। तो ये हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है किसी के होता है ना कई बार कि किसी का ब्रेन का जो लेफ्ट हिस्सा है वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, किसी का राइट अच्छे से काम करता है। तो ये खैर न्यूरो साइंसेस की बात है, तो ये मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है वो हमारी ब्रेन के डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम भाई इसमें बदलाव करेंगे या कुछ भी कहेंगे, आप फिक्स कह सकते हैं इसको। ये ब्रेन पर डिपेंड करती है। मेंटल एफिशिएंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी, अब ब्रेन जितना एक्टिव होगा वो आप उतना ज्यादा रीजनिंग एबिलिटी होगी आपके अंदर, उतनी ज्यादा आपकी मेंटल एफिशिएंसी होगी, ठीक है। और उसके बाद डिक्रीज इज विद एज, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, तो ये उम्र के साथ जो है घटती चली जाती है ये वाली इंटेलिजेंस जो है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक तरह से स्टैटिक फैक्टर मैं कह सकती हूँ, स्थिर फैक्टर है, स्थिर कारक है एक तरह का। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो ब्रेन पर डिपेंड होती है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। कल को आपको कोई इंजरी हो जाए सपोज ब्रेन में, ठीक है, तो इससे आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि एडोलेसेंस पीरियड तक जो है ये बढ़ती है, उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। मतलब कह सकते हैं कि किशोरावस्था इसकी डेवलपमेंट जो है अपनी पीक पर होती है, लेकिन उसके बाद ये डिक्रीज कर जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है, घटती चली जाती है एज के साथ, ठीक है। जो आप किसी किसी चीज में रिलेशनशिप देखते हैं, रीजनिंग करते हैं, ठीक है, जो आपकी मेंटल एफिशिएंसी है वो सारी आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है, ओके, जिसको हम तरल बुद्धि कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ कि तरल बुद्धि होती है जिसमें आपका जो दिमाग है, दिमाग का संतुलन है उस पर डिपेंड करता है, आपका दिमाग का जो ग्रोथ है उस पर डिपेंड करता है। और देखिए आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा कितना ज्यादा एक्टिव है, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है उस पर डिपेंड करती है। तो ये चीज भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जिसको हम ठोस बुद्धि भी कहते हैं। पिछला मैंने आपको बताया कि वो हमारे उस पर ब्रेन पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं नॉलेज एंड स्किल्स की। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंट फैक्टर, ठीक है। पिछला हम कह सकते हैं हेरिडिटी फैक्टर हो गया एक तरह से। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में सिखाऊं, आपने हेरिडिटी एनवायरमेंट का जो एक तरह से नेचर नर्चर डिबेट तो आपने सुना ही होगा कि भाई एनवायरमेंट का ज्यादा रोल होता है कि हमारी अनुवांशिकता का रोल होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से एनवायरमेंट फैक्टर पर है
है कि आप कितनी स्किल एक्वायर करते हैं, आप कितनी नॉलेज एक्वायर करते हैं, वो क्रिस्टलाइज्ड एजुकेशन इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। एबिलिटी टू अप्लाई द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स अप्रोप्रिएट इन वंस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सपोज आपके सामने डे टू डे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सोल्व करने के लिए आपको जो है अपनी मेंटल एबिलिटीज को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर परीक्षा होती है, तो इस परीक्षा का कितने हद तक आप कामयाब होते हैं, ये आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। आपका कल्चर कैसा है, कल्चर का कंटेक्स्ट क्या है। सपोज किसी के कल्चर में जो है हाथ से जमा करना सिखाया जाता है, किसी के कल्चर में कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन ज्यादा दी जाती है, तो डिपेंड करता है ना, तो वो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहलाती है। और ये इंक्रीज हो जाती है एज के साथ, क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस बढ़ जाते हैं, आपके जो अनुभव है वो बढ़ते चले जाते हैं, आपको एनवायरमेंट जो है बहुत ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाता है। बचपन में थोड़ा कम मिलता है तो आगे जाकर एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये बढ़ती चली जाती है एज के साथ। इसमें आप बेसिकली स्किल सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं बहुत सारी। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि कारपेंटर है, ठीक है, या फिर टेलर है, तो ये एक तरह की स्किल्स है ना। भाई दर्जी है, वो एक स्किल एक्वायर करता है, उसके बाद ये तो कपड़े सीता है, उसके बाद कारपेंटर है, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स होती हैं, तो किस तरह से आप ये स्किल्स एक्वायर करते हैं, ये सब आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है। और इसमें फैक्चुअल नॉलेज की भी हम बात कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली जितना आप एक्सपीरियंस एजुकेटेड होंगे उतनी आप गेन करते चले जाएंगे नॉलेज, वो वाली चीज है। मतलब इसमें जो है ब्रेन का कोई इतना खास रोल नहीं होता कि भाई ब्रेन डेवलप, ब्रेन में इंजरी हो गई तो ये होगी। यहाँ पर आपको स्किल सिखाने से मतलब है, अगर किसी को नहीं सिखाई तो नहीं आएगी, अगर आपने सिखाई तो आ जाएगी, बात वही है, ओके। तो ये डिफरेंस था फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में, ओके। अब हम आज का अपनी लास्ट थ्योरी के बारे में देखेंगे, जो है हमारी थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना। और ये चीज बता दूं कि जो पहली मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी आई थी ना, पहली मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी आई थी वो इन्हीं की थी, थर्स्टन की। गार्डनर इनके बाद में आए हैं, लेकिन अगर हम इंटेलिजेंस के ऑल ओवर बात करें कि पहली मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी कहाँ से आई थी, तो वो थर्स्टन के सिद्धांत था। ये भी चीज याद रखिए। इन्होंने बेसिकली थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की दी है कि कुछ हमारे दिमाग में जो है प्राइमरी मानसिक यानी कि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं, तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया है और इसका नंबर इन्होंने बताया था 7, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट भी आ जाता है कि कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इन्होंने बताई हैं, तो टोटल 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई हैं, तो ये बताई हैं इन्होंने, ठीक है। मतलब जीवन पर्यंत आपकी ये एबिलिटीज होती हैं जो आपकी इंटेलिजेंस का एक तरह से बेसिस है, कह सकते हैं, आधार है आपकी इंटेलिजेंस का, ठीक है। इसमें ये सारी की सारी मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, मैं आपको सारी चीजें समझा भी देती हूँ। देखिए फर्स्ट है आपकी वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, वाचिक बोध, यानी कि वर्बली आप कितना समझ पाते हैं चीजों को, ठीक है। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन आपका कितना है, कोई आपके सामने बोल रहा है आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, दैट इज योर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज, यानी कि संख्यात्मक योग्यताएं, यानी कि आपको नंबर से कितना डील करना आता है ना, वो सब आपका न्यूमेरिकल एबिलिटीज में आता है। अब इनमें से हो सकता है कि कई लोगों में कुछ चीजें ज्यादा बेहतर हो और कुछ चीजें थोड़ी कम हो सकता है किसी में न्यूमेरिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा हो लेकिन वर्बल कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा कम हो। ये वेरिएशंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रिंसिपल है कि वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसको बोल सकते हैं। तो संख्यात्मक योग्यताएं, उसके बाद स्पेशल, दैशिक, जैसे डायरेक्शन का मैटर हो गया, ठीक है, स्पेशल रीजनिंग हो गई, किसी चीज के रिस्पेक्ट में लोकेशन हो गई, ये सब आपका स्पेशल आता है, दैशिक संबंध, ठीक है। मैप्स होते हैं ना आपके, ये मैप्स जो है समझने की या फिर ट्रैफिक सिग्नल समझने की, ये सब आपका स्पेशल रिलेशनशिप के अंदर आता है। उसके बाद है परसेप्चुअल स्पीड, ठीक, परसेप्चुअल स्पीड, आप कितना परसीव कर पाते हैं चीजों को, बाहर वातावरण से जितनी भी चीजें आ रही हैं उनको कितना आप समझ पाते हैं, वो चीज होती है आपकी परसेप्चुअल स्पीड, ठीक है, कि किस स्पीड से, किस एक्यूरेसी के साथ आप उसको कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी, यानी कि शब्दों का प्रवाह कितना तेज है आपके अंदर, ठीक है, आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हैं, कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन को संप्रेषण कहते हैं शायद, है ना, तो वो कितना आप कर पा रहे हैं, तो ये वर्ड फ्लुएंसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपकी मेमोरी की बात हो गई। मेमोरी में देखो इन्होंने तो खैर इतना डिवीजन दिया नहीं, लेकिन हम सबको पता है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, तो मेमोरी में बहुत सारी चीजें होती है। स्मृति, और स्मृति को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के, इसको और मजबूत बनाने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, तो यानी कि मेमोरी पर भी आपकी डिपेंड करती है आपकी इंटेलिजेंस। उसके बाद है इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए, लेकिन चलो मैं आपको समझा तो दूंगी। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल के लेकर समझाऊंगी। इंडक्टिव रीजनिंग, देखिए दो तरह की रीजनिंग होती है, एक तो होती है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, और एक होता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग,
ठीक है। तो देखिए इंडक्टिव रीजनिंग मतलब आगमनात्मक तर्क बोलते हैं इसको। ये होता है आपका स्पेसिफिक से जनरल और ये होता है आपका जनरल टू स्पेसिफिक। हमारा जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी हमेशा डिडक्टिव इसमें अप्रोच में होती है, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है। अगर मैं विकास की बात करूं तो जो हमारे शरीर का विकास होता है, जो हमारा विकास होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है, वो हमेशा सामान्य से जनरल की तरफ बढ़ती है। लेकिन इन्होंने इंटेलिजेंस की जो बात की है वो की है इंडक्टिव की, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक चीजों के थ्रू, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सामान्य चीजों की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ हम बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? देखिए सपोज आपने, एक एग्जाम्पल देती हूँ बहुत छोटा सा, सपोज आपने चलो सिंपल देती हूँ बिल्कुल, एप्पल है, ठीक है, सॉरी एप्पल है आपके पास, मैंगो है आपके पास, ठीक है, उसके बाद ऑरेंज है आपके पास। आप सबने पहले एप्पल देखा, उसके बाद आपने मैंगो देखा, उसके बाद आपने ऑरेंज देखा, ठीक है, आपने पहले इनका एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद आप जनरल टर्म पर पहुंचे कि हाँ भाई ठीक है ये सारी आपकी फ्रूट्स की कैटेगरी है, ठीक है, ये आपकी सारी फ्रूट्स की कैटेगरी है। तो ये फ्रूट जो है ये आपकी एक सामान्य टर्म है ना, और ये अगर ये सारी चीजें बोलूं तो ये स्पेसिफिक है। जैसे मैंने वो कैट डॉग वाला एग्जांपल दिया था ना, तो मतलब फ्रूट जो है एक सामान्य चीज है और ये सारी स्पेसिफिक है। भाई एप्पल भी एक अलग तरह का फ्रूट है, ठीक है, पर्टिकुलर है बिल्कुल, एप्पल जैसा और कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, मैंगो जैसा कोई और फ्रूट नहीं मिलेगा, तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ये एक सामान्य चीज है। तो इसका मतलब है कि यहां से इस तरफ बढ़ती है, ठीक है। ये इन्होंने बोला था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसका ये वाला तर्क होता है, उसमें ये वाला तर्क होता है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आगमनात्मक तर्क पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर आपके सामने थ्योरम पहले दी जाए, कोई भी थ्योरम हो जाएगी तो वो आपको दे दिया, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने दिए, तो ये आपका कौन सा एग्जांपल है? डिडक्टिव का एग्जांपल है। थ्योरम आपकी जनरल हो गई और ये आपके सवाल आपके स्पेसिफिक हो गए। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगा? आपको पहले क्वेश्चन करने होंगे। सपोज आपको हाइपोटेनस और बेस और हाइट निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से, तो पहले आपको क्वेश्चन कराए गए और उसके बाद आपको थ्योरम इंट्रोड्यूस कराई गई। पहले क्वेश्चन करा दी गई कि भाई ऐसा होता है कि इसका स्क्वायर जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बाद में थ्योरम कराई गई कि भाई इन सारे क्वेश्चन आपने करे, ये सारे क्वेश्चन कहां से निकले क्योंकि एक थ्योरम है, तो ये आपने बाद में कराई। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये इंडक्टिव तर्क बोल सकते हैं या फिर आगमनात्मक तर्क हम इसको बोल सकते हैं। तो ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थी। अब क्वेश्चन कई बार ऐसा बन जाता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए और उसके बाद कहेंगे कि बताइए कौन सी इनमें से कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में लग रही है, ठीक है। सपोज आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक इंसान बच्चे से बात करता है या जिस तरीके से बात करता है और बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछता है कि हाँ आपको ऐसे जवाब देना है तो बताओ फटाफट, ठीक है। तो बच्चा, अब भाई इंसान कुछ बोल रहा है, नैरेटिव सुनाया उसने, ऐसे सुनाया, स्टोरी टेलिंग की जो भी करी, ठीक है, तो ये आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में, कि बच्चा कितना समझ पाया है ना। अगर कैलकुलेशंस की बात आएगी तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटीज की बात करेंगे। अगर मैथ का क्वेश्चन आ गया या फिर विद रिस्पेक्ट टू किसी चीज के आपको कोई डायरेक्शन का सवाल पूछ लिया, ठीक है, या फिर लोकेशन पूछ ली किसी की किसी चीज के, उसमें फिर कहेंगे किसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है कि स्पेशल रिलेशन का एग्जाम्पल है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। फिर मेमोरी पर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। फिर इंडक्टिव तर्क पर तो मैंने जो आप एग्जाम्पल दिए हैं आपको, उनमें से कोई भी एग्जाम्पल इस तरह का पूछा जा सकता है, तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। तो ये है थर्स्टन की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और आज हमने ये 4 थ्योरीज कंप्लीट कर ली है। खैर बिने की तो थ्योरी मैंने आपको बताई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, उनका तो जो पहले वाला ही टेस्ट वेस्ट था वही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बस ये 4 थ्योरी हैं आपकी आज के लिए। इसके बाद हम जो बाकी 3 या 4 थ्योरीज बची है, 4 थ्योरीज बची है, जिनमें से 3 को मैं एक साथ कवर करूंगी और जो आपकी एक बचेगी गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्योंकि इस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, तो गार्डनर की थ्योरी हम अलग से कवर करेंगे, है ना। और ये सीडीपी की क्लास ही है, इसको कोई और क्लास मत समझना और मुझे फिर बार बार मत बोला करो यार कि आप सीडीपी की क्लास नहीं लेते हो, ये है वो है, जो भी है, ठीक है। देखो बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, मतलब आप ये लगा लीजिए कि सुबह से शाम तक मेरा बिल्कुल पैक होता है। सुबह अपना स्कूल देखना होता है, भाई स्कूल के काम वो मेरी प्रायोरिटी है, वो मेरा काम है, वो मेरी पूजा मैं कह सकती हूँ, है ना, वो मेरे लिए है। ये तो अपना स्पेयर टाइम में है कि हाँ भाई खाली है तो चलो कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, शायद किसी का भला हो जाए, तो वो वाली चीजें हैं। तो प्लीज आप थोड़ा संयम बनाकर रखें, हर चीज आपको एक साथ में नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको भी थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। और वही है, तैयारी जारी रखते रहो, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब वैकेंसीज नहीं आती है, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है ना, हम या तो खाली हाथ बैठ सकते हैं, कुछ
करें ना, पूरा दिन खाली करें, टीवी देखें, नेटफ्लिक्स देखें, ये देखें, वो देखें और आराम करें, ठीक है। फिर वैकेंसी आएगी, फिर एकदम से भागेंगे, यहाँ से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, ये कोर्स खरीद ले, यहाँ कोचिंग ले ले, वहां कोचिंग ले ले, तो उन सब चीजों में फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि डेली के 2-3 घंटे निकाल लिया करो, पढ़ लिया करो, ठीक है, आपका ही भला होगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।